Assalamu alaikum students, I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. Now we are going to study our fifth topic, that is structures present in an animal and plant cell with the reference to their function. ठीक है, हमने माइक्रोस्कोप के नीचे एनिमल और प्लांट सेल के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उन सबको स्टडी करना है. ठीक है, तो हम कोई भी सेल स्टडी करेंगे ना, उसके हम आउटर स्ट्रक्चर से इनर स्ट्रक्चर्स की तरफ मूव करेंगे. ठीक है, तो प्लांट सेल का जो सबसे आउटर स्ट्रक्चर है दैट इज़ सेल वॉल. ठीक है, सेल वॉल एक स्ट्रॉन्ग टाइनी मेम्ब्रेन है. ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है, ये सेल को शेप प्रोवाइड करती है और सेल को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम डिफरेंट हार्मफुल मटेरियल्स. ठीक है, प्रेशर से प्रोटेक्ट करती है और डिफरेंट चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है, उसको शेप देती है. ठीक है, सेल वॉल सबसे आउटर है प्लांट सेल के अंदर. सेल वॉल के नीचे है सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है कि सेल के अंदर कौन सी चीज़ें आनी हैं और सेल के बाहर कौन सी चीज़ें आनी हैं वो उसको कंट्रोल करती है. ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन को बेसिकली कहते हैं कौन सी चीज़ अंदर आ सकती है, कौन सी चीज़ बाहर आ सकती है, ये इसको कंट्रोल करती है. ठीक है, तो परमेबिलिटी ऑफ सेल को कौन कंट्रोल करता है, सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, सेल सबसे आउटर स्ट्रक्चर कौन सा था, सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, उसके बाद प्लांट सेल के अंदर सेंटर में वैक्यूल एग्जिस्ट करता है, बड़े होते हैं वैक्यूल. ठीक है, और सेंटर में होता है. ठीक है, वैक्यूल के अंदर क्या होगा, वेस्ट होगा, वाटर होगा. ठीक है, और भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वैक्यूल के अंदर स्टोर होते हैं, इसको हम स्टोर हाउस कहते हैं. ठीक है, उसके बाद सेंटर पे वैक्यूल है और सेल की पेरिफेरी के ऊपर, प्लांट सेल की पेरिफेरी के ऊपर न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है. ठीक है, न्यूक्लियस के क्या काम है, कोई भी एक्टिविटी होनी है सेल के अंदर, ठीक है, उसको न्यूक्लियस परफॉर्म करवाता है. न्यूक्लियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी सेल की एक्टिविटी के लिए और सेल उसको उसके मुताबिक परफॉर्म करता है. न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली आरएनए और डीएनए होते हैं और डीएनए और आरएनए के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है. उसी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सेल की शेप बनती है, सेल के फंक्शंस परफॉर्म होते हैं. ठीक है, उसके बाद प्लांट सेल के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट है. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनका जो फंक्शन है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है. ये बेसिकली प्लांट को कलर देते हैं. प्लांट का कौन सा कलर होता है, ग्रीन कलर होता है. ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट को ग्रीन कलर देते हैं, पिगमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं. फोटोसिंथेसिस फूड डेवलपमेंट, फूड की फॉर्मेशन कैसे होनी है, उस सब प्रोसेस को कंट्रोल करता है. ठीक है, तो वो अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी. ठीक है, अब हमने सबसे आउटर स्ट्रक्चर इसका कौन सा पढ़ा, सेल वॉल. सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, फिर इसके सेंटर में वैक्यूल, और वैक्यूल अगर आप देखें तो पेरिफेरी के ऊपर प्लांट सेल की न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं. नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल. एटीपी बनाते हैं सेल के लिए. ठीक है, कोई भी आप उसको वाटर देंगे, उसको न्यूट्रिएंट्स देंगे, उसको एटीपी पे कन्वर्ट करता है और बाकी जो सेल के पार्ट्स होते हैं ना वहाँ तक उसको ट्रांसफ़र करा देता है. ठीक है, अब जो हमने वैक्यूल पढ़ा था ना, प्लांट सेल के अंदर सेंटर में वैक्यूल होता है, उसकी जो आउटर लेयर होती है वहाँ पे उसको कहा जाता है टोनोप्लास्ट. टोनोप्लास्ट की एक स्पेसिफिक आप कह लें क्वालिटी ये है कि वो प्रेशर को मेंटेन करता है. मिसाल के तौर पे अगर वाटर आता जाता है तो फिर तो वाटर एक्सेस अमाउंट में पाया जाएगा, तो उसकी वजह से प्रेशर डेवलप होगा. उस प्रेशर को मेंटेन करता है, उसको फटने नहीं देता, उसको बर्स्ट होने देता. तो टोनोप्लास्ट एक स्ट्रॉन्ग वॉल है अराउंड द न्यूक्लियस. तो यहाँ पे हमारा जो प्लांट सेल है वो कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट हम मूव करते हैं एनिमल सेल के ऊपर. ठीक है, एनिमल अपने सेल को कैसे पढ़ना है, आउटर से इनर की तरफ. तो एनिमल सेल का जो सबसे आउटर पार्ट है, सबसे जो आउटर स्ट्रक्चर है दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल को क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा, उसको शेप भी मेंटेन करके देगा. उसके बाद जो इसका अगला और मेन काम है वो परमेबिलिटी को मेंटेन करना है. कौन सी चीज़ सेल के अंदर आ सकती है, कौन सी चीज़ गैसेस पार्टिकल्स कौन से सेल से बाहर जा सकते हैं, कौन से सेल से अंदर आ सकते हैं, ये सब सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करती है. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है सबसे आउटर लेयर कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन सबसे आउटर है, इसके बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है. न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए है. आरएनए और डीएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है जो सेल को बताती है कि डिफरेंट फंक्शंस को कैसे परफॉर्म करना है, सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है, सेल के डिफरेंट फंक्शंस को मेंटेन करती है. ठीक है, इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज़ साइटोप्लाज्म. ठीक है, एनिमल सेल का जो फोर्थ स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे दैट इज़
साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक मटीरियल है जो सेल मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियस है उसके सेंटर में जितना भी एरिया है वो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइजोसोम्स, ये सब एग्जिस्ट करते हैं और मूव कर रहे होते हैं। तो साइटोप्लाज्म का क्या काम है कि ये सेल को स्टोर हाउस प्रोवाइड करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है फॉर मूवमेंट्स, फॉर फंक्शन, फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर जो है वो फ्लैट शेप में, स्फेरिकल शेप में क्या पड़े होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड्स बनाते हैं और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन की सिंथेसिस कराते हैं, ठीक है, प्रोटीन की फॉर्मेशन का प्रोसेस कराते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हम देखते हैं गोल्गी अपरेटस। तो गोल्गी अपरेटस फ्लैट शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनका काम जो है वो पैकिंग है। जो प्रोटीन्स और जो लिपिड्स हमने बनाए हैं गोल्गी अपरेटस के अंदर उनकी पैकिंग होगी, वैक्यूल्स बनते हैं। नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर जो है वो लाइजोसोम्स है। लाइजोसोम्स के अंदर क्या होता है? अगर वेस्ट पार्टिकल बना है, वेस्ट वैक्यूल्स बने हैं, तो लाइजोसोम्स उनको इनगल्फ कर देता है, फैगोसाइटोसिस करा देता है और पिनोसाइटोसिस मीन्स टू से दैट कि जो चीज़ें वेस्ट हैं उनको वो उनकी आउटोफेगी कर लेता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज़ राइबोसोम्स, ठीक है। तो राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट सेल्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिसके अंदर जो न्यूक्लियस इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, यूकैरियोट वो सेल होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो स्मॉल साइज़ के होते हैं और यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो लार्ज साइज़ के होते हैं। तो राइबोसोम्स बनते किससे हैं? प्रोटीन्स और आरएनए से, ठीक है। और राइबोसोम्स का काम क्या होता है? ये प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। लाइजोसोम्स बेसिकली डाइजेशन में हेल्प करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब हम अगर इसको समराइज़ करते हैं एनिमल सेल को, तो एनिमल सेल की सबसे आउटर पे जो स्ट्रक्चर पाया जाता है दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के नीचे साइटोप्लाज्म होता है जो ऑर्गेनेल्स, बाकी जो चीज़ें हैं उनकी मूवमेंट में हेल्प कराता है, उसको स्पेस प्रोवाइड करता है सेल को कि वहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस हो जाते हैं, ठीक है। उसके सेंटर में बिल्कुल अगर देखते हैं तो वहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है जिसके अंदर डीएनए और आरएनए और जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। उसके बाद एनिमल सेल के अंदर भी वैक्यूल होते हैं लेकिन वो ज़्यादा अमाउंट में होते हैं और स्मॉल साइज़ में होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने में हेल्प आउट करते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री होती है राइबोसोम, ठीक है। उसके बाद हमारा एक स्ट्रक्चर था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाते हैं? लिपिड्स, ठीक है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हमने प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया। आपने इनको अच्छी तरह से एक दफ़ा रिकॉल करना है और हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इनका कंप्लीट कंपैरिजन करेंगे, इनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।